हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन 2.0। दोस्तों आज की इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 का जो सीरीज स्टार्ट हुआ है उसका पार्ट नंबर 8 कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों प्रत्येक पार्ट में 25 क्वेश्चन लिया जा रहा है और हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करें ताकि आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन समझने में परेशानी ना हो। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हास्य गैस। हास्य गैस बोले तो हंसने वाली गैस यानी लाफिंग गैस क्या है? अगर किसी भी प्रश्न का आंसर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसको कैसे लिखा जा सकता है तो N2O लिखा जा सकता है, या फिर लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है तो N2O होता है। इसको आपको ध्यान में रख लेना है। सर्जरी या दांत उखाड़ते समय बेहोश करने के लिए ऑक्सीजन के साथ N2O का मिश्रण निश्चेतक के रूप में लिया जाता है। इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने से दूर की जा सकती है। इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों जितने भी मैं हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फुलफिल क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिकुआ का वृक्ष। सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है वो सिकुआ का वृक्ष है। सबसे लंबा वृक्ष की बात करें तो सिकोया का वृक्ष है। सबसे लंबा वृक्ष की बात करें तो सिकोया का वृक्ष होता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पार्क जो है वो वुड बफेलो नेशनल पार्क है। वुड बफेलो नेशनल पार्क। ठीक है, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कीवी। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी जो है वो कीवी पक्षी है। ठीक है ना। पक्षी का हृदय 4 वेशमी होता है। 4 वेशमी होता है, 2 आलिंद तथा 2 निलय। 2 आलिंद तथा 2 निलय होता है। ठीक है ना, 2 निलय होता है। 4 वेशमी होता है। पक्षी का हृदय जो होता है वो 4 वेशमी होता है, 2 आलिंद होता है और 2 निलय होता है। पक्षी गर्म रक्त यानी वार्म ब्लडेड जंतु है। पक्षी जो है वो गर्म रक्त यानी वार्म, इसको इंग्लिश में गर्म रक्त को इंग्लिश में बोला जाता है वार्म ब्लडेड। ठीक है ना, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। ये जंतु है। विश्व का सबसे बड़ी पक्षी शुतुरमुर्ग है। विश्व का सबसे बड़ी पक्षी शुतुरमुर्ग है और विश्व का सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुष्प। पुष्प यानी फूल। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग फूल है। पुष्प पौधे का जनन अंग है। पुष्प जो है वो पौधे का जनन अंग है। कौन सा अंग है? तो जनन अंग है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन जो है वो एंटीपीरेटिक है। एंटीपीरेटिक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एस्पिरिन एंटीपीरेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। अल्फा कण जो है, अल्फा कण का साइन क्या होता है? इस तरह से होता है। बीटा कण का साइन इस तरह से होता है और गामा किरण का साइन इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये साइन हो गया अल्फा, बीटा और गामा का। तो रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित जो करता है वो अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्तनी में। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? तो स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। स्तनी वर्ग के हृदय 4 कोष्ठों से मिलकर बना होता है। स्तनी वर्ग के हृदय जो है वो 4 कोष्ठों से मिलकर बना होता है। जैसे कि अभी हम पिछले क्वेश्चन में चर्चा किए हैं कि पक्षी का हृदय जो होता है वो 4 वेशमी होता है, तो वही बात यहाँ पे 4 कोष्ठों से मिलकर बना होता है जिसमें 2 होता है आलिंद। अभी हम बताए हैं पिछले क्वेश्चन में 2 आलिंद होता है तथा 2 निलय होता है। ठीक है ना, निलय होता है। इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 2 क्वेश्चन बन गया आपका, एक पीछे भी बना था इससे रिलेटेड और अभी भी बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं
तब हम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक उपभोक्ता है। हम लोग जब बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये समय का मात्रक नहीं है, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो दूरी का इकाई है। अधिवर्ष, चंद्रमा ये सब जो है समय का मात्रक है, लेकिन प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर में कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर में कितना होता है? तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, 9.46 इंटू में 10⁻15 मीटर में होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, अति सूक्ष्म मापन के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? अति सूक्ष्म मापन के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्नियर कैपिलर उपकरण प्रयुक्त होता है। ठीक है, कैपिलर के द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं। कैपिलर्स के द्वारा क्या मापे जाते हैं? बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं, यानी रेडियस मापा जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, जब किसी पिंड की गति को दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग दोगुना हो जाता है। उसका संवेग क्या होता है? दोगुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। संवेग कहा जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। संवेग का फार्मूला होता है P बराबर में m इंटू में v। संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम बोला जाता है, मोमेंटम बोला जाता है। ठीक है, P से सूचित किया जाता है संवेग को, P बराबर में mv फार्मूला होता है। m यहाँ पे मास यानी द्रव्यमान है और v यहाँ पे वेलोसिटी है। संवेग का एसआई मात्रक के बारे में बात करें तो एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना, मास का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से ये यूनिट बन गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, कार के स्टीयरिंग में शामिल है। कार के स्टीयरिंग में शामिल है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण बराबर में होता है बल इंटू में बलों के बीच की लंबवत दूरी। बल इंटू में बलों के बीच की लंबवत दूरी होता है बल युग्म का आघूर्ण बराबर। ठीक है, नल को बंद करने या खोलने में, किसी ताले में चाबी को घुमाने और कार के स्टीयरिंग में बल युग्म का कार्य होता है। जैसे ताला चाबी जो होता है उसमें चाबी को हम लोग घुमाते हैं तो खुलता है या फिर बंद होता है। नल जो होता है, नल में हम लोग घुमाते हैं तो पानी खुलता है या फिर नल को घुमाते हैं तो पानी बंद हो जाता है। उसी तरह कार के स्टीयरिंग को घुमाते हैं तो उसका चक्का घूमता है, नहीं घुमाते हैं तो नहीं घूमता है। ठीक है, तो ये सब जो है ये सब बल युग्म कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। पिंड का भार जो है वो शून्य नहीं होगा तो किसी घर्षणहीन सतह पर शून्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विभिन्न स्थानों पर एक ही वस्तु का भार भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान कम होता है, इसलिए वस्तु का भार घट जाता है। इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अधिक ऊंची पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान जो होता है वो कम होता है, इसलिए वस्तु का भार घट जाता है। ठीक है ना, वस्तु का भार जो है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा नियम बल की प्रकृति बताता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन का द्वितीय नियम जो है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन का द्वितीय नियम बल की प्रकृति बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्व केंद्र कहलाता है। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है वह कहलाता है तो गुरुत्व केंद्र कहलाता है। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। वस्तु चाहे जिस स्थिति में रखी जाए वो वहाँ पे कार्य करता है। ठीक है, वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र के ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। वस्तु का भार जो है वो गुरुत्व केंद्र के ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। ठीक है, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र तब स्थिर रहता है जब उसका आकृति नहीं बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक ठोस वस्तु को द्रव्य में पूर्णतः डुबाया जाता है तो वह भार
कम प्रतीत होता है। वस्तु का ऊर्ध्व बल निम्न में से किस पर निर्भर करता है। दोस्तों आप देखे होंगे कि अगर आप कहीं नदी में नहाने गए होंगे, पोखर में, नदी में, तो आप देखे होंगे उसमें जाते हैं तो आप पूरा हल्के लगने लगते हैं, या फिर कोई भारी भी वस्तु उसमें गिराते हैं नदी में, पानी के अंदर, तो वो हल्का महसूस होता है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि एक ठोस वस्तु को द्रव्य में पूर्णतः डुबाया जाता है तो वह भार कम प्रतीत होता है। देखिए यहाँ पे भार कम प्रतीत होता है, तो वस्तु का ऊर्ध्व बल जो है निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो ठोस वस्तु का घनत्व पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ठंडे देशों में कार रेडिएटरों में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। यह सहायता करता है, तो हिमांक के अवनयन में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हिमांक के अवनयन में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1 ग्राम ईंधन के जलने में मुक्त ऊष्मा को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्मीय मान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को कहा जाता है उष्मीय मान। किसी वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखने वाले दर्पण होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर भी आपको मालूम ही होगा। ये उत्तल दर्पण, मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण होते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा काफ़ी बड़े बड़े क्षेत्रों की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो अधिक होता है। ठीक है, इसलिए इसे ट्रक चालकों या मोटर कारों के चालक जो है वो बगल में लगाता है, या फिर मोटर कार के चालकों के बगल में लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु कण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं तो परमाणु कण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोसले के नियम पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी बोले तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रिटियम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ट्रिटियम। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक यानी समस्थानिक को इंग्लिश में आइसोटॉप्स बोलते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं तो ट्रिटियम कहते हैं। ट्रिटियम हाइड्रोजन का एक दुर्लभ समस्थानिक है। यह एक बीटा उत्सर्जक है। इसकी परमाणु संख्या तो 1 होती है क्योंकि इसका क्या है, बीटा उत्सर्जक है हाइड्रोजन का। ठीक है ना, तो इसका परमाणु संख्या तो 1 होता है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर जो होता है यानी द्रव्यमान संख्या जो होता है वो 3 होता है। ठीक है, इसकी अर्ध आयु 12.4 वर्ष होता है। इसकी अर्ध आयु जो होता है वो 12.4 वर्ष होता है। ट्रिटियम जो है ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, आइसोटॉप्स है, रेडियोधर्मी समस्थानिक है। ठीक है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसलिए हाइड्रोजन का ये बीटा उत्सर्जक है ट्रिटियम जो है, इसलिए परमाणु संख्या तो सबका सेम होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो होगा वो सबका अलग अलग होगा। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं तो 3 आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव शरीर में जल का परिमाण लगभग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 80% होता है। 80% होता है मानव शरीर में जल का परिमाण लगभग में। ठीक है ना, जल हमारे शरीर का प्रमुख अवयव है। जल हमारे शरीर के ताप को संवेदन तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है जो कि आपके लिए है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है। ऑप्शन ए में है 23, ऑप्शन बी में है 46, ऑप्शन सी में है 56 और ऑप्शन डी में है 26। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।